वेलकम स्टूडेंट्स आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है बेटा, हम लोगों ने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कर लिया था और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां थी। उन कुछ कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल में और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1913 में एक एटम का जो स्ट्रक्चर है उसका मॉडल एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इस मॉडल को। लेट्स स्टार्ट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट यानी कि अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने अपने उस मॉडल के बेसिस के ऊपर हम लोगों को ये बताया कि प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम यानी कि एटम जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सौर मंडल में सूरज सेंटर पे है और उसके चारों तरफ सब अपनी अपनी कक्षाओं में अपने अपने रास्ते में सारे ग्रह जो हैं चक्कर काटते हैं। बिल्कुल उसने भी ऐसा ही बोला था कि एक एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं चक्कर काटते हैं। ठीक है, लाइज इन द सेंटर, न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर, उसने ये बोला था न्यूक्लियस सेंटर पे है एटम के और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ जो हैं वो ऑर्बिट्स, जिन गोलों में कहते हैं जिन कक्षाओं में वो चक्कर काट रहा है उनको उसने ऑर्बिट्स नाम दिया था। ये कहना था रदरफोर्ड का। डायग्राम में देख रहे हैं ये नीचे हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज बीच में है और सारे ग्रह जो हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं में जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल ऊपर जो है यहाँ पे है इन्होंने दिया है एक एटम में यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस सेंटर में है और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल सोलर सिस्टम की। स्टूडेंट्स, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर गोल के रास्ते में जब चक्कर काटता है तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो स्टेबल हो। ठीक है, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है एक चक्कर जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहे हैं। जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में होगी तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्टेबल। कोई एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिटल में सर्कुलर रास्ते पे जब रिवॉल्व करता है तो उसमें हमेशा उसकी स्पीड में हमेशा क्या आ जाती है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और स्पीड बढ़ने के दौरान जो चार्ज्ड पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो किसी न किसी फॉर्म में कुछ न कुछ एनर्जी वहाँ से रिलीज़ करेगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा है। तब जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा तो ये कुछ न कुछ एनर्जी जो है किसी न किसी फॉर्म में वो वहाँ से निकालेगा और इस एनर्जी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एच न्यू के साथ। ये जो घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज़ करेगा और जब एनर्जी निकालेगा, एनर्जी निकालते निकालते क्या होगा, निकालता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो खुद ही उस न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो एटम जो है वो अनस्टेबल होना चाहिए और हमारा एटम जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाएगा। कमी को पूरा करने के लिए नील्स बोर एक डेनिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने रदरफोर्ड की लेबोरेटरी को उसके एक्सपेरिमेंट को दोबारा से थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसकी कमियों को दूर किया। 1912 में उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम हम लोगों को पता है कि अलग अलग डिफरेंट कलर्स की लाइंस बनती हैं, पटे बनते हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना बोहर का एटॉमिक मॉडल दिया। उनको 1922 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोहर्स ने क्या एटॉमिक मॉडल दिया था। पहला पॉइंट है कि उसके मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड द ऑर्बिट्स और शेल्स इन एटम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। उसने ये बोला था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने अपने कक्षाओं में अपने अपने सर्कल्स में जो है वो चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और उन चक्कर्स को जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उनको उन्होंने नाम दे दिया ऑर्बिट्स या शेल्स। जैसे ये इनको आप या तो कक्ष बोल दोगे इंग्लिश में, शेल और ऑर्बिट्स बोल दोगे। और ना तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, वो सिर्फ रिवॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए शेल इट नेवर गेन्स और लूजेज एनर्जी। जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने एक कक्ष में रहेगा तब तक ना तो वो एनर्जी कहीं से लेगा और ना तो कहते वो एनर्जी देगा। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, द गेन और लॉस ऑफ द एनर्जी अकर्स विद इन ऑर्बिट्स ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। जैसे आपके पास बेटा ये दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं तो इसको उसने ऑर्बिट्स नाम दिया था या शेल बोला था या एनर्जी लेवल बोला था। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक ऑर्बिट में रहेगा तब तक जो एनर्जी
लेनी है या एनर्जी देनी है। अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी यहाँ पे निकाल रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एनर्जी ले रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वो अगर उसको ज़रूरत पड़ती है लेने या देने की तो वो सिर्फ अपने ही ऑर्बिट में या अपने ही शेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले सकता है या दे सकता है। और वो कैसे होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी लेवल से यहाँ पे जंप करेगा, या तो यहाँ से यहाँ जंप करेगा। ये देखिए आपको जंपिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन लेवल शेल हैं इसको बेटा हम लोग के एल एम एन से स्टार्ट करते हैं, अंदर से स्टार्ट करेंगे बाहर की तरफ, ठीक है, या उसको स्मॉल 1 2 3 4 बोल सकते हैं। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो वो एनर्जी रिमूव करेगा, एनर्जी कितनी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल की तरफ जा रहा है तो वो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है बेटा, ये इसका तीसरा पॉइंट हमारा इसकी थ्योरी का ये था कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई। एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी स्पीड से रिलेटेड होता है, वो भी हमारा NH बाय 2 पाई से रिलेटेड था। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो डिपेंड करता है उसकी क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब कि MVR इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 है, यानी कि ये शेल्स हैं आपके। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, किस प्रकार से उसने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया, डिफरेंट उसने कहते अपने पॉस्टुलेट्स दिए, और उसने ये जो मॉडल दिया था बोहर ने वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करके दिया था। तो आई थिंक स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर हो गया है कि बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्या था और उसके क्या क्या पॉइंट्स थे। थैंक यू स्टूडेंट।